Good morning. Today is 8th of March 2017 and we're going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज 8 मार्च को आखिरी फेज के इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में और मणिपुर में सेकंड फेज के, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है पूरा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है, नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक मिसाइल का परीक्षण किया है सी ऑफ जापान में, तो इस पूरे रीजन में फिर से टेंशन क्रिएट हो गई हैं, तो उससे रिलेटेड मुद्दों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर में। बीच का जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वुमन की लेबर पार्टिसिपेशन से लेकर ये आर्टिकल है किस प्रकार से वुमन की लेबर में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नीचे का जो आर्टिकल है वो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है। फॉरेस्ट फायर क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, तो ये सपोर्ट करते हैं कि थोड़ी बहुत तो जंगल में आग लगनी चाहिए, इसका फायदा होता है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेंगे हम। फिर आएंगे दूसरे पेज में जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है शशिकांत शर्मा जी, इनके साथ में पूरा एक प्रकार से इंटरव्यू है, ये काफी अहम मुद्दे हैं कई इसमें, तो कई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस आर्टिकल में से निकालेंगे। और ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसमें मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल भी सेंसर बोर्ड से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखिए मैप देख लीजिए आप, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया। पहले ये एक ही एरिया होता था, लेकिन 1953 में जैसे भारत पाकिस्तान अलग हुए, विभाजन हुआ, वैसे ही कोरिया का विभाजन हो गया था 1953 में। इसमें ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया तो आज के टाइम में डेवलप्ड कंट्री है, और नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे पहले थी, और अब डिक्टेटर है वहाँ पे, किम उनका नाम है, और एक प्रकार से आइसोलेशन है पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ कोरिया का। उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं अभी फिलहाल, तो डर लगता है, मतलब जिस प्रकार का उनका रुख रहता है, जिस प्रकार से उनका करेक्टर है। बाकी जो इस पूरे रीजन्स में एक टेंशंस रहती हैं, बार बार वो मिसाइल का परीक्षण करते हैं, तो अभी फिर से उन्होंने एक मिसाइल का, शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण किया नॉर्थ कोरिया ने। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, यहाँ पे उन्होंने सी ऑफ जापान में एक मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, जापान को इसलिए खतरा है क्योंकि जापान की कॉलोनी था, जापान ने कॉलोनी बना रखा था नॉर्थ कोरिया को पहले, तो इसलिए इनके बीच में नहीं बनती। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में भी नहीं बनती, नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में भी नहीं बनती, क्योंकि यूएस तो आपको पता है ग्लोबल पुलिसमैन है। और चाइना और नॉर्थ कोरिया की थोड़ी बहुत बनती है, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है दोनों में। कहने को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, वैसे डिक्टेटरशिप है, लेकिन बनती है कुल मिला के, क्योंकि चाइना को यूँ लगता है कि नॉर्थ कोरिया फेल हो गया, पहले से काफ़ी गरीब कंट्री है नॉर्थ कोरिया, डिक्टेटर है, काफ़ी आइसोलेशन में है, अगर नॉर्थ कोरिया फेल हो गया तो रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएंगे चाइना के अंदर में। तो अगर फिर भी जितने भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर में, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण करता है यूएन के द्वारा या यूएस के द्वारा, वो सफल नहीं हो पाते। उसका एक अहम रीज़न ये है क्योंकि चाइना फिर भी ट्रेड करता रहता है थोड़ा बहुत नॉर्थ कोरिया के साथ में, इसीलिए ज़्यादा असर हो नहीं पाता नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत इनका जो है बॉर्डर रशिया से भी टच होता है। तो अब क्या है इस आर्टिकल का फिलहाल का कंटेक्स्ट। 4 मिसाइल्स लॉन्च की गई नॉर्थ कोरिया के द्वारा सी ऑफ जापान में। सी ऑफ जापान हमने देखा यहाँ पे, देखिए ये नॉर्थ कोरिया है, ये सी ऑफ जापान है। तो उसके बाद में एक प्रकार से उन्होंने ये क्यों लॉन्च किए 4 मिसाइल्स, तो ऐसा एक प्रकार से संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो नए रिलेशनशिप जो उभर कर आए हैं ट्रंप के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में, उनको तराश रहा है। जिस प्रकार से ट्रंप ने पहले कैंपेन के दौरान में काफ़ी बयान दिए थे कि जो हमारी दोस्ती है, हमारे जो एलाइज हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो या जापान हो, हम अब अगर इनकी सुरक्षा, ये चाहते हैं कि यूएस इनकी सुरक्षा करे, तो इनको भारी भरकम अमाउंट देना पड़ेगा यूएस को। यानी एक प्रकार से उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने कि हम अब पीछे हटने वाले हैं, यानी साउथ कोरिया या जापान जैसे देशों की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है, वो अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद करें। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस तरह की स्टेटमेंट्स आई ट्रंप की तरफ से कैंपेन के दौरान में, अभी नहीं, चुने जाने के बाद, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में, जब वो कैंपेन कर रहे थे चुनाव के दौरान में तब। तो अब एक प्रकार से जो नॉर्थ कोरिया मिसाइल दाग का यही टेस्ट करना चाहता है कि अगर यहाँ पे मिसाइल परीक्षण अगर हम करते हैं, तो नॉर्थ कोरिया यह देखना चाहता है कि यूएस इनके पक्ष में आवाज उठाएगा या नहीं उठाएगा, कितना साथ देगा इनका। तो एक प्रकार से पानी टेस्ट करना चाहता है, वो कहते हैं ना, कहावत है इंडिया में, टेस्टिंग द वाटर्स। तो इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कौन कौन आएगा अगर मैं इस प्रकार से चीज़ करता हूँ तो। और ट्रंप ने भी देखिए, इससे पहले भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल, 10-15 दिन की पहले की बात हो गई, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण किया था नॉर्थ कोरिया ने। तब ट्रंप ने एक प्रकार से अपनी कमिटमेंट जाहिर करी थी। ट्रंप ने कहा था कि हमारी कमिटमेंट है कि हम जापान की और साउथ कोरिया दोनों के दोनों जो एलाइज हैं इनकी सुरक्षा करेंगे, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यानी ट्रंप ने वैसा जो कैंपेन के दौरान में रुख अपनाया था, ज्वाइन करने के बाद में वैसा रुख नहीं अपनाया, और अपनी कमिटमेंट को बताया कि हमारी कमिटमेंट है जापान की सुरक्षा करना और साउथ कोरिया की सुरक्षा करना। तो उसके बाद में देखिए,
हाँ, कि शॉर्ट रेंज, वैसे तो देखिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण था, लेकिन अगर शॉर्ट रेंज हो तो भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर थी, न्यूक्लियर तो चाहे वो शॉर्ट रेंज हो फिर भी इसका काफ़ी फर्क पड़ेगा, इसलिए ये एक प्रकार से चिंता की बात है जो इनके पड़ोसी देश हैं उनके लिए। और देखिए लगातार एक प्रकार से बेलिजरेंस, मतलब इसका मतलब ये होता है कि लगातार जो वार जैसा रुख अख्तियार करके रखता है नॉर्थ कोरिया, मतलब एग्रेसिव रुख अख्तियार करके रखता है, एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाता है, वो सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी तो शांति स्थापित अभी तक नहीं कर पाई है नॉर्थ कोरिया के साथ में। पहले एक 6 पार्टी टॉक्स हुई थी नॉर्थ कोरिया के साथ में शांति स्थापित करने के लिए, बरैक ओबामा के टाइम से पहले की बात है। तो ये देख ले, पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 6 पार्टी टॉक्स हुई क्या थी, इसमें क्या हुआ था, कौन कौन सी 6 पार्टीज थी। देखिए एक एनपीटी आई थी, आपको याद होगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आई थी। ये एनपीटी क्या कहता था, एनपीटी ये कहता था कि जो P5 हैं, सिर्फ P5 कौन कौन से, जैसे चाइना और यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, ये 5 कंट्रीज थे ना, सिर्फ इनको, जिन्होंने ऑलरेडी 1968 तक न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे, यानी 1968 से पहले इन 5 देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे। तो इस ट्रीटी के हिसाब से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से, जिन देशों ने P5 ने यानी ऑलरेडी बना लिए हैं, उसके बाद में कोई भी नया देश न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता। इस प्रकार क्या वो ट्रीटी थी। तो शुरू में तो देखिए नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसी ट्रीटी बना ली थी, साइन कर लिया था और कहा था कि ठीक है हम भी नहीं बनाएंगे, हम इस ट्रीटी को मानते हैं। लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया था और उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इस नॉन प्रोलिफरेशन को ट्रीटी, हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का हक है। तो क्यों, आखिरकार उन्होंने क्यों न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ठानी? तो बात है देखिए सीधी, क्योंकि उस टाइम पे 2003 में यूएस ने अटैक किया इराक पे। तो इराक पे अटैक किया, इराक कुछ कर नहीं सका, पूरा इराक को तहस नहस कर दिया यूएस ने। सद्दाम हुसैन जो वहाँ के रूलर थे वो भी एक प्रकार से मारे गए, उनको फांसी दी गई थी, बाद में ट्रायल चला था। तो नॉर्थ कोरिया के शासक को लगा कि देखिए यूएस तो कुछ भी कर देगा, अगर हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स है तो फिर यूएस हमारे देश में हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरफ से नॉर्थ कोरिया मानता था कि ये हमारा हथियार है, अगर हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे तो कोई देश की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश के अंदर आके इंटरफेरेंस कर सके, जैसे यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर में या फिर इराक के अंदर में इंटरफेरेंस किया है। तो समझ गए, इसलिए जो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता था। बाद में इनको लगा कि सभी देशों को, यूएस को और बाकी देशों को लगा कि अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए तो पूरे इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि उनके शासक तो वैसे ही एक प्रकार से अजीब से कैरेक्टर के हैं, आइसोलेशन में रहता है वो देश, किसी से उनकी बनती नहीं है, एक प्रकार से दोस्ती नहीं है, सिर्फ चाइना को छोड़ के बाकी देशों के साथ में आन जान भी काफ़ी कम है। तो 6 पार्टीज की टॉक्स हुई। कौन कौन सी 6 पार्टीज थी इसमें? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, ये 6 कंट्रीज आए और मिलके बात करी कि देखिए ठीक है आप मत बनाइए, आप ट्रीटी से तो बाहर आ गए हैं लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाइए। तो टॉक्स चल ही रही थी, बातचीत चल रही थी। फिर यूएन ने इसी बीच सैंक्शंस लगा दिए। 2003 से जो बातचीत चल रही थी, बीच में यूएन ने सैंक्शंस लगाए थे नॉर्थ कोरिया पे। नॉर्थ कोरिया के जो शासक थे उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि अभी तो बातचीत चल रही है, आप फिर से हम पे सैंक्शंस लगा रहे हो। तो उन्होंने 6 पार्टी टॉक्स हुई थी उससे बाहर आने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हमें बात करनी ही नहीं है आपसे, आप तो हम पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हो। तो ये थी पूरी 6 पार्टी टॉक्स की कहानी। तो अब फिर से वो बात आती है, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है एक प्रकार से कोशिश ही नहीं कर रही है। जब से बरैक ओबामा की जो फर्स्ट टर्म थी 2008 के आसपास, वो बाहर आ गए थे इससे, उसके बाद में कोशिश हुई नहीं। और ट्रंप ने देखिए एक और जो टेंशंस क्रिएट हुई है वो इस बात पे भी है, ये कहानी का दूसरा पक्ष है। अभी तक तो जो टेंशंस है उसमें सिर्फ इस पे दोष दे रहे थे नॉर्थ कोरिया में। दूसरा पक्ष क्या है कि ट्रंप जो है उन्होंने भी अभी एक डिसीजन लिया था और ऑथराइज कर दिया था कि साउथ कोरिया में एक डिप्लॉय किया जाएगा यूएस का एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है THAAD, THAAD, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। यानी इस रीजन में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम डिप्लॉय करेंगे, ऐसा यूएस ने कहा। और जबकि देखिए ये करना एक दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसे है? एक तरफ तो माना कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं कि ठीक है, उन्हें डर लगता है कि नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं मिसाइल ना लॉन्च कर दे हम पे, तो हमारे पास में हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, एंटी मिसाइल सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम देखिए दूसरी बात ये भी तो है ना, नॉर्थ कोरिया ने भी तो अब इसीलिए डर के मारे, अगर यूएस वहां पे कुछ इस तरह की मिसाइल लॉन्च करता है तो नॉर्थ कोरिया को डर लगता है, नॉर्थ कोरिया को लगता है कि हम पे अटैक कर सकते हैं, वो फिर एग्रेसिव रुख अपनाता है दिखाने के लिए कि हम भी कर देंगे अगर आप करोगे तो। कहने का मतलब है कि यूएस के इस स्टेप से भी हॉस्टिलिटी आती है पूरे रीजन से, तभी नॉर्थ कोरिया वार करता है। तो
इस प्रकार से एक प्रकार से वहाँ पे रसिया और चाइना ने भी कहा कि यूएस को कि आप ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यहाँ पे मत डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा है। तो लेकिन यूएस ने इस पूरे मुद्दे को नज़रअंदाज करते हुए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ पे डिप्लॉय किया। और अगर देखिए बाद में आर्टिकल ये कहता है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी और टेंशंस बनी रहेंगी। तो जब तक कि डी एस्केलेशन नहीं किया जाता टेंशंस को, वो प्रायोरिटी नहीं रहती, तब तक इस प्रकार के जो फ्लैश पॉइंट्स है, चिंगारियां हैं, वो उठती रहेंगी। चलिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल वुमेन से रिलेटेड काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई। इसमें क्या था, इसमें कहा था देखिए हमारे अगर पूरे एशिया रीजन को देखें तो इंडिया और पाकिस्तान में वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, यानी कहने का मतलब है वुमेन का एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन, रोजगार में पार्टिसिपेशन इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी कम है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से। और नेपाल, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में। और जबकि सिंगापुर और मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो इनका जो लेबर पार्टिसिपेशन है वुमेन का बीच में है, यानी सबसे नीचे इंडिया पाकिस्तान, सबसे ऊपर नेपाल, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, और बीच में है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। समझ गए। और अभी देखिए इंडिया में चिंता की बात यह है कि जो वुमेन का थोड़ा बहुत भी जितना भी लेबर पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन, वो भी कम हो रहा है। समझ गए। 1999-2000 में ये था 25.9%, और जबकि बढ़ने के बजाय बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आजकल जागरूकता आ रही है, वुमेन्स को एजुकेशन मिल रही है, लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है वुमेन की, तो ये बढ़ना चाहिए लेबर पार्टिसिपेशन, लेकिन ये भी कम हो रहा है। मतलब 1999-2000 में 25.9% था और 2011-12 में घट के ये 21.9% हो गया है, और बिल्कुल दुनिया के आंकड़ों से अलग है, दूसरे देशों में बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो 1990 के बाद से 185 नेशंस में ये सर्वे किया गया था, उसमें से 114 कंट्रीज में तो लेबर का वुमेन का लेबर में पार्टिसिपेशन हुआ है, बढ़ा है। 41 देशों का कम हुआ है अफ्रीका जैसी कंट्रीज में, और जबकि हमारा देश आता है इन्हीं कंट्रीज में जिनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कम हुआ है, उनको रोजगार कम मिला है मेल की अपेक्षा में। तो यह पूरी पिक्चर क्या दिखाती है, क्या स्टोरी दर्शाती है, ये पूरे जो आंकड़े हैं। देखिए, एक अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हम माने कि बहुत ही हम ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है हमारे अंदर में, तो ये हो सकता है कि देखिए कि ऐसा हो सकता है कि जो इनकम्स हैं वो राइज हो रही है, यानी एक प्रकार से जो हमारी सोसाइटी है उसमें आमतौर पे जो मैन काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी में इनकम्स राइज हुई हैं, यानी तनख्वाह है वो बढ़ी है। तो एक प्रकार से तनख्वाह बढ़ी है, तो ऐसा हो सकता है कि जो वुमेन्स हैं अब हाउस कीपिंग के काम पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसीलिए जो वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है कम हो रहा है। क्योंकि एक आदमी अगर मान लीजिए अच्छा खासा, वैसे तो देखिए जो आइडियल सिचुएशन तो डेफिनेटली यही है कि ना दोनों के दोनों को कमाना चाहिए, क्योंकि बराबर का वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिकल बात करें तो ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ गई एक मेंबर की, मेल मेंबर की, तो वुमेन को यूं लगता है कि अब तनख्वाह तो अच्छी खासी आ रही है, तो हो सकता है कि घर के काम में ज़्यादा ध्यान दे। तो ये कहते हैं कि ये ऐसा कहना तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही रीज़न क्या है क्यों वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो रहा है, तो 3-4 रीज़न ये बताते हैं। जैसे कि जो फार्म साइज़ है, आपको पता है कि देखिए खेत के जो साइज़ है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जनरेशन आगे बढ़ रही है। एक किसान जिसके पास में 1 एकड़ था, बाद में 1 एकड़ को 2 बच्चों में डिवाइड किया गया, आधे आधे एकड़ में, फिर बाद में उनके भी बच्चे हुए। तो ऐसे ऐसे जो फार्म फ्रेगमेंटेशन है, खेत का साइज़ है वो कम होता जा रहा है, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। दादा के खेत बच्चों में डिवाइड होते हैं, ग्रैंड बच्चों में डिवाइड होते हैं, इस प्रकार से। और मैकेनाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है, एक प्रकार से मशीनी युग आ गया है, तो लेबर फोर्स कम हो रही है। आज जो पहले जो काम होता था वो लेबर की सहायता से, आज वो काम मशीनों की सहायता से होता है। और एग्रीकल्चर में इसीलिए जो लेबर की डिमांड है वो काफ़ी कम हो रही है, और जो वुमेन है वो वर्क फोर्स से बाहर निकल रही है। क्योंकि देखिए सबसे अगर मान लीजिए लेबर की कम डिमांड है तो डेफिनेटली मतलब हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी बायस्ड है मेल के प्रति, जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो पहले जो निकाला जाता है वो वुमेन को निकाला जाता है। और आगे क्या आता है, देखिए आगे 2-3 ये चीज़ें बताते हैं केस स्टडी लेके कि जब मनरेगा जब 2008 में मनरेगा लॉन्च किया गया था, या फिर इस तरह की कोई भी और स्कीम लॉन्च की गई है, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन बढ़ता है वो वुमेन का बढ़ता है। तो ये चीज़ यही दर्शाती है कि वुमेन आज भी काम करने को तैयार है, क्योंकि मनरेगा लॉन्च किया गया तो जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो मेल से भी ज़्यादा है इसमें मनरेगा में। तो एक प्रकार से ज़रूरत है मनरेगा में वुमेन का पार्टिसिपेशन, ये दर्शाता है कि वुमेन को काम की ज़रूरत है और वो काम करने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ आप मनरेगा पे तो डिपेंड रह नहीं सकते, आपको दूसरे एवेन्यूज़ भी तो ढूंढने लगे पड़ेंगे ना। सिर्फ मनरेगा में थोड़े ना काम करेगी वुमन का भी हक है हर चीज़ में वो काम करे, तो दूसरे एवेन्यूज़ भी सरकार को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब क्या है वो
यानी एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर मैनुअल वर्क में आना पड़ेगा वुमन को। एक और जो चीज़ ये है कि देखिए वर्क एनवायरनमेंट है वो अर्बन क्षेत्रों में, अर्बन सेक्टर्स का वर्क एनवायरनमेंट यह रहता है कि वो ज़्यादा एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है वुमन को, वो भी अधिक से अधिक क्षेत्रों में पार्टिसिपेट कर सकें। और जो दूसरे रीजन्स हैं क्या सपोर्ट करते हैं वुमन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स के अंदर में। अगर देखिए पक्के रोड्स हैं, कंक्रीट रोड्स हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करते हैं, तो वुमन आसानी से आ जा सकती हैं, तो दिक्कत नहीं आती। तो ये भी एक रीजन है कि कंक्रीट रोड्स दूर दूर के एरिया में बने हों तो भी वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है लेबर फोर्स में। एक तरह से जो ये फैक्टर है ना, ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वुमन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन को एंकरेज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये फैक्टर्स हैं। अगर वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, कंक्रीट रोड्स हैं, और दूसरा ये है कि आसानी से फैसिलिटेट हो सकती है मूवमेंट, तो ये 3-4 जो रीजन है। और आगे आता है कि देखिए कि जब होना ये चाहिए कि देखिए ऐसा काम ऐसा होना चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वुमन के पास में। जैसे आपको एग्जांपल देके बताऊं तो जो मैटरनिटी रिलीफ है, तो जैसे उसमें क्या होता है कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जॉब के अंदर में कि आराम से 6 महीने की छुट्टी के बाद में वुमन जो है फिर से जॉब ज्वाइन कर सकें। अब गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा होता है, और जो दूसरी कंपनीज है जैसे TCS जैसी कंपनीज उसमें तो ऐसा होता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर या फिर और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं उसमें इस तरह के प्रावधान होते नहीं है। तो आमतौर पर एक बार बच्चा पैदा होने के बाद में फिर से मुश्किल हो जाता है कि वुमन को लेबर पार्टिसिपेशन में ज्वाइन करना, वहाँ पर जो पहले काम कर रही थी उस जॉब को फिर से ज्वाइन करना। तो ये कहते हैं कि देखिए ऐसा वर्क कल्चर होना चाहिए कि फैमिली को रेज करते वक्त भी एक प्रकार से दिक्कत ना आए वुमन को, थोड़ा बहुत अगर वो छुट्टी ले, गैप ले, तो फिर से ज्वाइन कर सके। ऐसा कंपलसरी प्रोविजन किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। प्राइवेट कंपनीज में भी, सभी प्राइवेट कंपनीज में भी होता तो है ये, लेकिन उस लेवल पे नहीं होता। फिर बाइसिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर जो बाइस्ड अप्रोच रहती है प्राइवेट कंपनीज की, वो हायर नहीं करते वुमन को। उन्हें लगता है कि छुट्टी ली जाएगी तो काम हर्ट होगा प्रोजेक्ट का, तो एक बाइस्ड अप्रोच रहती है। लॉन्ग डिस्टेंस भी एक प्रकार से घर और जहाँ पे काम करते हैं उसके बीच में भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है। और वर्क बर्डन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। वर्क बर्डन कैसे है? देखिए वर्क बर्डन ये इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं। वर्क बर्डन ये इस प्रकार से कहते हैं कि मान लीजिए अब दोनों है, मान लीजिए पति पत्नी दोनों, वाइफ और हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं कंपनीज में। अब मान लीजिए वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आमतौर पे जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे भी बाइस्ड रहती है। अब ये कहते हैं कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि दोनों पति पत्नी काम करेंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो फिर ये एक प्रकार से समझौता जो निकल के आता है कि देखिए ठीक है दोनों में से एक है वो जॉब छोड़ देता है और वो बच्चों का ख्याल रख लेगा। तो इसका जो बेकार खामियाजा भुगतना पड़ता है वो वुमन को ही भुगतना पड़ता है, समझ गए। एक प्रकार से अगर वर्क बर्डन ना हो जॉब्स के अंदर में, मान लीजिए 8-8 घंटों की जॉब है सिर्फ, तो दोनों काम कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि ठीक है 8 घंटों की तो जॉब है, बच्चों का ख्याल रख लेंगे। लेकिन 8 की बजाय मान लीजिए 16 घंटों की जॉब है, 14 घंटों की जॉब है, वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो दोनों की जॉब में तो वो तो एक को तो समझौता करना पड़ेगा ना, तो वो खामियाजा वुमन को भुगतना पड़ता है, ये कहते हैं। अब ये वही है जो अभी पॉइंट हमने डिस्कस किया वर्क लाइफ बैलेंस का। और ये कहते हैं कि देखिए जो अमेरिकी मॉडल था वहाँ पे अब वो हमारे इंडिया में भी आने लगा है। जैसे सैटरडे संडे को भी काम है तो टाइम नहीं मिल पाता तो फिर दोनों में से वही सेम चीज़ एक को समझौता करना पड़ता है बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तो वे फॉरवर्ड में ये आता है कि देखिए हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बात कही थी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम हो रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश में यूथ सबसे ज़्यादा है, अगर उनको स्किल्स दी जाए तो प्रॉपर उनके स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए हमारे देश की ग्रोथ रेट को आगे ले जाया जा सकता है, कि रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं अगर यूथ को स्किल्स दें। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा था कि देखिए जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम हो रहा है जल्द ही से, तो हमें इसे जल्द से जल्द यूज़ करना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड को, अगर हमें हमारी डेवलपमेंट ईस्ट एशियन काउंटर पार्ट्स यानी कि साउथ कोरिया जैसे देशों के बराबर लानी है। तो अब ये जिन्होंने आर्टिकल लिखा ये इस बात को सपोर्ट करते हैं कि बजाय इसको कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, हमें जेंडर डिविडेंड पे फोकस करना चाहिए। हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जो वुमेन्स है उनका लेबर में पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो, बजाय कि इस बात पे फोकस करने का कि यूथ को स्किल्स दी जाए। कहने का मतलब ये नहीं है इनका कि जो यूथ को स्किल्स देने की चीज़ को इसको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन ये कहते हैं कि जेंडर डिविडेंड को भी एक प्रकार से हाई इंपॉर्टेंस देने की अभी आवश्यकता है। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा इस समय आर्टिकल था और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो हम अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में।
फॉरेस्ट फायर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो मार्च का सीजन होता है, यानी मानसून जब बारिश आती है, बारिश से पहले का जो सीजन होता है, फॉरेस्ट में जंगल में आग लग जाती है, काफ़ी नुकसान इससे उठाना पड़ता है। क्यों नुकसान? तो देखिए, साफ साफ पेड़ जल जाएंगे तो एक रिसोर्सेज है, काइंड ऑफ जंगल जल जाएंगे पूरे के पूरे, तो वो रिसोर्सेज हैं, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इवन जो एनिमल्स हैं उनको भी एक प्रकार से नुकसान पहुंचता है, जो मिट्टी है मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, सोइल इरोजन भी होता है, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में ये फायदे डिस्कस करने जा रहे हैं। नुकसान तो हमने पहले के आर्टिकल्स में डिस्कस किए थे, इस आर्टिकल में कहते हैं कि बल्कि आग लगनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसके फायदे होते हैं। तो इस आर्टिकल में शुरू में ही कहते हैं कि जैसे ही मार्च आता है तो प्रिंट मीडिया में आग लगने की खबरें आती हैं काफ़ी ज़्यादा, और किस एरिया में? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट कहाँ है। तो उसके बाद में एग्जांपल देते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, इन सब रीजन्स में आग लगने की खबरें सबसे ज़्यादा आती है। तो इस साल का जो मार्च है वो भी अलग नहीं है, अभी आग लगने की खबरें आनी स्टार्ट हो गई हैं। और 10-15 दिन पहले ये खबर आई थी, ये जो टमल गोल एक फॉरेस्ट गार्ड थे बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स कर्नाटका में, इनकी आग लगने से मौत हो गई थी। जंगल में तैनात थे ये और आग लगी और उससे इनकी मौत हो गई थी। और ये कहते हैं, देखिए, जो फॉरेस्ट में जो फायर है उसको लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है वो कई बार नहीं होती जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनके पास में, और वहाँ पे आग को बुझाना डिफ़िकल्ट टेरेन में काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है, काफ़ी मुश्किलात आती हैं वहाँ पे। अब ये कहते हैं कि क्या, देखिए, फॉरेस्ट फायर को रोकना जरूरी भी है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड अभी अपने पॉइंट्स देंगे। ये कहते हैं, देखिए, आग लगती है सबसे ज़्यादा ड्राई फॉरेस्ट में हमारे कंट्रीज़ में, और एक प्रकार से ड्राई एंड मोस्ट डेसिडस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा। तो एक ये मैप देख लीजिए कहाँ कहाँ आग लगने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये देख लीजिए, लाल में तो सबसे ज़्यादा, वैसे यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा, जो हरी है यहाँ पे लाल में वैसे सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडस कौन सा है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस कौन सा है। ये जो है हरा रंग, थोड़ा लाइट हरा, यहाँ पे देखिए लाइट हरा है, डार्क ग्रीन नहीं, ये छोड़ दीजिए, सिर्फ जो लाइट ग्रीन रंग है ना ये वाला, ये है हमारा ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडस, ठीक है। और मतलब उससे भी लाइट एक ये है सेमी ग्रीन एवरग्रीन, ये मत देखिएगा, ये तो यहाँ पे ये है, ये वाला रीजन। और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस है वो येलो वाला, यहाँ पे पता नहीं कलर ब्लाइंडनेस हो गई यहाँ पे, देख लेना। मतलब कहने का मतलब ये पूरा जो रीजन है ये 3-4 येलो है, एक ये येलो है, ये येलो है, ये भी येलो है, तो देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, और इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्री में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था 2015 में, देखिए क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा एरिया कौन से फॉरेस्ट का हमारे इंडिया में, तो ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडस का सबसे ज़्यादा एरिया है। और ऐसे एक एग्जाम्पल दे देंगे कि कौन सी जो है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का भी एग्जांपल आया था, 3-4 कंडीशंस बता देंगे, सारा दिन बारिश होती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप ज्योग्राफी करो ना, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना कि कौन सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और कौन से सीजन में, कौन सी एरिया में, कौन से सीजन में किस प्रकार की वनस्पति बायोडाइवर्सिटी मिलती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है इन चीज़ों पर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए कि जो 70% जो आग लगती है वो इसी रीजन में लगती है, और फायर ऑकरेंस और लाइट अवेलेबिलिटी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। कैसे? ये कहते हैं कि देखिए, हम हमारे देश में ना कॉलोनियल हैंगओवर से गुजर रहे हैं अभी भी। कॉलोनियल टाइम में अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था कि फॉरेस्ट में आग नहीं लगनी चाहिए। उनका उद्देश्य उस टाइम पर यह था कि जो स्टोक यानी पेड़ जो है, टिम्बर है, वो जल जाते हैं और उसको यूज़ नहीं कर पाते थे अंग्रेज लोग उस टाइम पे, इसीलिए उन्होंने यह पॉलिसी बनाई थी कि नो फॉरेस्ट फायर, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाता था। लेकिन ये कहते हैं आज सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है और रिसर्च ने काफ़ी सारे अन्य इफेक्ट भी प्रोड्यूस किए हैं। ये देखिए एक इकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि आग लगने के बावजूद दोबारा से पेड़ वहाँ पे जल्दी से उगते हैं, और बाद में जो पेड़ उगते हैं वहाँ पे वो एक प्रकार से दोबारा से जो उगते हैं वो एक रेसिस्टेंस पैदा करके उगते हैं, यानी वो उनकी जो बाद में जो बार्क होती है, ऊपर की जो खाल होती है वो थिक होती है, और वो एक प्रकार से ज़्यादा कठोर होते हैं, यानी दोबारा से फिर से आग लगेगी तो वो उस आग को सहन कर लेंगे, इस प्रकार की ये बात कह रहे हैं। यानी और ज़्यादा मजबूत होकर उभरते हैं जो पेड़ जल जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो पूरा रूट है इस करंट क्राइसिस की, वो ये है कि नो फायर फॉरेस्ट पॉलिसी जो हम अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, और सिर्फ एक साइज अपनाता है हमारा जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है या फिर जो गवर्नमेंट है आग को बुझाने में या फिर किस प्रकार से फॉरेस्ट फायर को डील करना है उससे। अब जैसे एक ये एग्जांपल देते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स का, यहाँ पे आग बुझाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों?
क्योंकि इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व में एक स्पीसीज है लैंटना कैमरा। ये क्या है? ये स्पीसीज देखिए, ये है यहाँ पे, ये एक प्रकार से फ्यूल का काम करती है। तो यहाँ पे तो आग बुझाना मुमकिन है ही नहीं, मतलब एक काइंड ऑफ बहुत इम्पॉसिबल है। और दूसरा ये कहते हैं कि मान लीजिए, ये तो अच्छी बात है, बल्कि ये कहते हैं कि अगर इस फॉरेस्ट फायर में ये जो लैंटना कैमरा जो है ये जल जाता है तो बल्कि एक अच्छी बात है। ये कैसे? क्योंकि एक इन्वेसिव स्पीसीज है, काफ़ी नुकसान होता है इस पूरे फॉरेस्ट में इस लैंटना कैमरा के दौरान कारण में, तो बल्कि तो अच्छी बात है ये जल जाए तो लेकिन हमारे देश में बस वही सेम जो अप्रोच है, नो फायर फॉरेस्ट पॉलिसी, आग लगनी ही नहीं चाहिए। तो एक प्रकार से जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं अपनी जान पे खेल के ऐसी स्पीसीज की रक्षा करते हैं जो कि बल्कि काफ़ी नुकसान होता है, वो इन्वेसिव स्पीसीज हैं। और उसके बाद में क्या पॉइंट्स देते हैं, कई बार क्या होता है, जो फॉरेस्ट के जो बाहरी जो परत है जानबूझ के भी वहाँ पे आग लगाई जाती है सीजन से पहले, वही रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि शुरू में अगर छोटी आग लग जाए, यानी अर्ली ड्राई सीजन में अगर छोटी मोटी आग लग जाए तो उसका फायदा ये होता है कि बाद में बड़ी आग नहीं लगती, फैलती नहीं है बड़ी आग बाद में जब पीक ड्राई सीजन होता है। तो क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, वहाँ पे सब झाड़ियाँ उगी हुई हैं। झाड़ियाँ अगर छोटी आग से हम जला दें, आर पार इस पूरे सर्कल में झाड़ियाँ जला दें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बाद में आग लगेगी, यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं, प्लेन धरती होएगी तो काइंड ऑफ एक बाउंड्री का काम करेगा। बाद में बड़ी आग लगेगी तो वहाँ आग फैलेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी छोटी आग से वो चीज़ें जल चुकी हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि छोटी मोटी आग जो अर्ली ड्राई सीजन में लगती है, बल्कि वो तो फायदेमंद होती है, उससे बड़ी आग नहीं लगती बाद में। और जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं जंगल में, ट्राइब्स वगैरह, वो किस लिए आग जलाते हैं? वो कई चीज़ों से आग जलाते हैं। एक रास्ता बनाने के लिए, या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि गोजबेरी और महुआ फ्लोर्स, महुआ के जो फूल हैं, फ्लावर्स, उनको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसको भी इसलिए भी ये आग जलाते हैं। और कुछ रिचुअल्स, कुछ परंपराओं को पूरा करने के लिए ट्राइबल्स जो है आग जलाते हैं। और कुछ इसलिए जलाते हैं कि वो जो घास है अभी वो जल जाए पूरी की पूरी, और आग लगने के बाद में जो फिर से घास आएगी वो काफ़ी फ्रेश घास उगेगी वहाँ पे, और वो अपने एनिमल्स को उस घास को प्रोवाइड करने के लिए भी आग लगाते हैं। तो कई सारे रीजन्स हैं जिसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी जो ट्राइब्स वगैरह जो वहाँ पे रहती हैं, वो आग लगाते हैं। तो इसका अब वे फॉरवर्ड क्या बनेगा? वे फॉरवर्ड से पहले एक पॉइंट और है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हिस्टोरिकल, उन्होंने एक प्रकार से इस पूरे चीज़ को एक ही पैमाने में तोला है कि जो ये पूरा है, उनका एक ही मकसद रहता है कि फॉरेस्ट में सिर्फ टिम्बर स्टॉक की रक्षा की जाए, टिम्बर को बचाया जाए। समझ गए? इसीलिए एक प्रकार से वो बाउंड्रीज भी बनाते हैं टिम्बर के आर पार, टिम्बर को बचाना उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन ऐसा करके वो एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ऐसा तो वो यूं सोचते हैं कि सिर्फ फॉरेस्ट में टिम्बर है और कोई चीज़ फॉरेस्ट में है ही नहीं। वो सिर्फ हर चीज़ को टिम्बर के दृष्टिकोण से देखते हैं जब वो आग बुझाते हैं, या फिर हमारा जो गवर्नमेंट है वो नो फायर इन फॉरेस्ट की पॉलिसी अपनाती है। और ऐसा करते हुए वो एक बात को और को भी इग्नोर करती है। वो क्या बात है? वो यह बात है कि वो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देती है कि फॉरेस्ट में लोग रह भी रहे हैं, ट्राइब्स भी रहती है फॉरेस्ट में, अगर वो आग नहीं जला सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अब एक कानून बना दिया कि फॉरेस्ट में जो आग लगाएगा उस पर एक पिनल प्रोविजंस हैं। एक प्रकार से वो कानून बना दिया प्रॉपर कि वो एक पिनल प्रोविजंस है, पनिशमेंट दी जाएगी कि जो लोग आग जलाते हैं जंगल के कारण, जंगल के अंदर में। तो यह करते हुए तो गवर्नमेंट उस बात को भी इग्नोर कर रही है कि फॉरेस्ट के अंदर में तो ट्राइब्स भी रहती हैं, लोग भी रहते हैं। तो इसीलिए यह इस पूरे आर्टिकल में इसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि सिर्फ आग से नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा भी होता है काफ़ी सारे, जो फ़ायदे हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए अभी। तो इस आर्टिकल में इतना ही। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये सेंसर बोर्ड का आर्टिकल है। सेंसर बोर्ड का आर्टिकल में एक मूवी थी, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, ये मूवी थी। इसको बैन कर दिया सेंसर बोर्ड ने, और उसी से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में। तो जल्दी से इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले तो ये संभावना व्यक्त करते हैं काफ़ी सारे मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर सेंसर बोर्ड ने इसको इस प्रकार से बैन कर दिया, कि हो सकता है कि जो टाइटल है वो प्रोवोकेटिव हो, या फिर वुमेंस को ज़्यादा एंगेजिंग दिखाया गया इस मूवीज़ में। लेकिन जो एग्जामाइनिंग कमेटी है बोर्ड की, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी स्पष्टीकरण में कहा कि जो मूवी है वो लेडी ओरिएंटेड है, और इसमें लेडीज़ की फैंटेसी को दिखाया गया है, लाइफ के बारे में क्या उनकी फैंटेसी रहती है, और सेक्सुअल सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, एब्यूसिव वर्ड्स, गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है, ऑडियो पोर्नोग्राफी है, और एक प्रकार से सेंसिटिव टच है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रति। मतलब जाहिर है वो मुस्लिम्स की तरफ बात कर रहे थे, बुर्का है। तो अब इसी कारणों की वजह से उन्होंने जो है फिल्म को रिफ्यूज़ कर दिया और सर्टिफिकेशन देने से मना कर दिया।
अब देखिए नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है का मतलब इनका इस बात से है कि 1983 से पहले जो इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंसर्स, अब इसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो कहने का मतलब जो 1983 से पहले सेंसर वर्ड था वो हटा के 1983 के बाद में सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कर दिया गया कि इनका काम सिर्फ सर्टिफाई करना है कि किस कौन सी मूवी को क्या दर्जा दिया जाए, अडल्ट का मूवी का दर्जा दिया जाए, यूनिवर्सल मूवी का दर्जा दिया जाए, या फिर यूए यूनिवर्सल अडल्ट मूवी का दर्जा दिया जाए। यानी इनका काम सिर्फ इतना रहेगा। अगर हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालें तो आखिरकार सेंसर बोर्ड है क्या, ये देखिए इसका नाम है असल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसे याद रखिएगा। और ये क्लासीफाई करता है मूवीज़ को, और एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में ये आता है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, स्टैच्यूटरी बॉडी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है, कौन से एक्ट के अंदर में ये बनाया गया था, वो बनाया गया था इंडिया सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952। और कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल ये फिल्म हमारा सेंसर बोर्ड है, क्या क्योंकि इनकी फंक्शनिंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो अब देखिए अगर हम सेम मुद्दे पे आएँ तो ये बात है, यही इशू आता है कि आखिरकार लिपस्टिक अंडर माई बुर्का मूवी को एक प्रकार से एक्स क्यों नहीं किया गया। कुछ अगर इनको सीन लगता था कि ये सीन्स खराब है तो उन सीन्स को हटा क्यों नहीं दिया गया, या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है कि उसमें पोर्नोग्राफी थी या फिर, तो उनको अडल्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया, मतलब उनको टोटली बैन क्यों कर दिया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अभी उठकर आ रहे हैं। तो फिर वो अपनी स्पष्टीकरण में कहते हैं, जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो कहते हैं कि देखिए अगर आप गाइडलाइंस पे नज़र डालोगे तो हमारे पास में काफ़ी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसके तहत में हमने उस मूवी को बैन किया। तो कौन सी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस हैं रीजनेबल स्ट्रिक्शंस अंडर फ्री स्पीच, 1991 की ये गाइडलाइंस हैं। तो ये गाइडलाइंस है, देखिए गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जिसके तहत में उन्होंने मूवीज़ को बैन किया कि हर फिल्म का एक ओवरऑल इम्पैक्ट देखना है कि सोसाइटी पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और जिस पीरियड में वो मूवीज़ दिखाई गई हैं या फिर डिपिक्ट की गई हैं, क्या वो हमारे देश के कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स को एक प्रकार से दिखाते हैं या फिर नहीं दिखाते हैं, या फिर हमारे देश को पिछड़ा दिखाते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमारे देश के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ में है, या फिर वो पब्लिक की, ऑडियंस की ओवरऑल जो मोरालिटी है, जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको एक प्रकार से डिग्रेड करता है। तो ये 3-4 कारण हैं। अगर मूवीज़ इन सब कारणों को पूरा नहीं करती या फिर इन सब चीज़ों के खिलाफ में जाती है तो सेंसर बोर्ड 1991 की गाइडलाइंस के हिसाब से मूवी को बैन कर सकता है। समझ गए? तो अब 1700 ओल्ड फिल्म्स में से सिर्फ 19 को ही सर्टिफिकेट डिनाई किया जाता है, और उनमें से एक मूवी है ये लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। और पहले जितने भी सेंसर बोर्ड के चीफ्स रहे हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो, शर्मिला टैगोर हो, लीला सेमन हो, जो ये अब फिलहाल हैं पलाज नीलानी हो, ये सब इन गाइडलाइन से उलझते नज़र आते हैं। एक प्रकार से यूज़ मान लीजिए, मिसयूज़ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यानी कहने का मतलब है लड़ते झगड़ते नज़र आते हैं इन गाइडलाइन से। एक थे विजय आनंद, इन्होंने मांग की थी कि जो भी मूवीज़ हो, कैसी भी मूवीज़ हो, उनको सर्टिफिकेशन दी जाए, और उन्होंने तो ये भी मांग रखी कि एक्स रेटेड फिल्म्स हैं उनका भी एग्जीबिशन हो, उनको भी दिखाया जाए डेजिनेटेड थिएटर्स के अंदर में। उनकी मांग को सरकार ने मना कर दिया, बाद में उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया अपनी पोस्ट से, जो वो चीफ थे सेंसर बोर्ड के उस पोस्ट से। बाद में काफ़ी सारे जो सेंसर, जैसे अनुपम खेर जब सेंसर बोर्ड के चीफ थे, फाइनल सॉल्यूशन को उन्होंने बैन किया, शर्मिला टैगोर ने दा विंची कोड को बैन किया था, और सैमन इससे पहले जो मैसेंजर ऑफ गॉड को बैन किया था। अब नीलानी ये कहते हैं आर्टिकल जिन्होंने लिखा कि नेशनलिज्म के मुद्दे पर काफ़ी सारे मूवीज़ को बैन करते नज़र आते हैं। तो ये आर्टिकल था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आंसर में यूज कर सकते हैं हम। अगला जो आर्टिकल है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सबसे पहले तो आप ये डिस्कस कर लीजिए है क्या। एक कंस्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आर्टिकल नंबर 148 में इनका डिस्कशन किया गया है, बाद में 148, 149, 150, 151 में भी है। तो 4 आर्टिकल शायद इनके अंदर में आते हैं, और ये एक प्रकार से ऑडिट करते हैं हर प्रकार से, कितना गवर्नमेंट को पैसा मिला, रिसिप्ट कितना हुआ, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया क्या सही ढंग से किया क्या नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था पैसा वो सही ढंग से मिला या नहीं मिला। यानी जो गवर्नमेंट के तमाम तरह के खर्चे हैं उनको एक प्रकार से ऑडिट करते हैं, देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पैसे लिए थे बजट के दौरान में, यानी मांगे थे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो पैसे निकाले थे खर्चा करने के लिए, वो ठीक से खर्च किए या नहीं किए, यानी या फिर जो टैक्स इकट्ठा कर रही है गवर्नमेंट वो ठीक से कर रही है या नहीं कर रही, रिसोर्सेज को यूज कर रही है वो ठीक से कर रही है या नहीं कर रही। जैसे 2G का केस था, स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, वो ठीक से नहीं हुई, इसलिए वो 2G का घोटाला माना गया। तो बात यही है कि जो कैग है वो इस तरह के काम करती है, और वो तमाम तरह की बॉडीज़ की एक्सटर्नल, जैसे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर आप मान लीजिए जो PSUs हों, जो जिससे भी गवर्नमेंट पैसा देती है जिसको, वो सारी बॉडीज़ जो हैं
और ये अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को। पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट के अंदर में आती है, और पैक जो है यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो कैग की रिपोर्ट को कंसीडर करती है और एक प्रकार से डेलिब्रेशन करती है उसके ऊपर पे जिस प्रकार की कैग ने रिपोर्ट सौंपी है। तो अब देखिए हम बात करें इस आर्टिकल में क्या है। देखिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो ये आप एक काम कीजिएगा, जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है ना, लक्ष्मीकांत की बुक में आप ये जो पॉइंट्स है ना कीवर्ड्स में नोट कर लीजिएगा वहाँ पे, मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए। क्योंकि ये अगर आर्टिकल आप नोट्स नहीं बनाओगे अच्छे से तो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रह जाएंगे, क्योंकि कैग का जब भी क्वेश्चन आता है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे कैग के क्वेश्चन में लिखने के लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहा था कि टेलीकॉम, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको भी ऑडिट करना चाहिए कैग का। इस बात पे काफ़ी विवाद उठा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं, जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह, ये गवर्नमेंट नेचुरल रिसोर्सेज है ना, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करती हैं, तो एक प्रकार से उनका भी ऑडिटिंग होना चाहिए। तो इस मुद्दे पर ये कहते हैं कि बिल्कुल सही स्टेप था और वो यूज़ होना चाहिए। उसी प्रोसेस में अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। तो पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट इनसे पूछा जाता है कि अब तो देखिए मुद्दे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज़ हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ऐसे मुद्दे सरकार की पॉलिसीज़ का इन पे क्या फ़र्क पड़ता है और कितना जीडीपी का लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या आप इनको वो करते हो, आप ऑडिटिंग करने के लिए क्या कर रहे हो आप, जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि हाँ इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं, तो हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं या फिर इन्वायरमेंट का कितना नुकसान पहुंचता है उन सभी मुद्दों को एक प्रकार से काउंट करने के लिए हमारी जीडीपी के अंदर में, या फिर देखने के लिए कितना नुकसान हुआ है इन्वायरमेंट को, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये पॉइंट्स हैं सारे, चैलेंजेस में आ सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ है यूज़ ऑफ डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स मतलब में बिग डाटा। बिग डेटा आपको पता ही होगा कि बहुत सारा डेटा, हम क्या क्या करते हैं, कौन सी वेबसाइट हम विजिट करते हैं। आपने देखा होगा, देखिए कि आप अगर अमेजोन में कोई चीज़ देखते हो, कोई प्रोडक्ट देखते हो, बाद में आप और कोई भी चीज़ देखोगे ना तो बाद में बार बार आपके सामने वो प्रोडक्ट आने लगेगा। ये मतलब सीधी डेफिनेशन नहीं है बिग डेटा की, सिर्फ एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का डेटा का जो इंटरनेट से अवेलेबल है तो आप उसको भी तो यूज़ कर सकते हो पब्लिक ऑडिटिंग के लिए। तो उस जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूं कि हमारे देश में एक आंकड़ा आया था कि 10 लाख तो कारें बिकती हैं सिर्फ, मतलब बहुत सारी कारें, एग्जैक्ट डाटा को छोड़ दीजिए आप। कहने का मतलब है कि बहुत सारी कारें बिकती हैं हमारे देश के अंदर में, महंगी महंगी लग्जरी कार्स, और फिर भी जो लोग टैक्स देते हैं वो लोग टैक्स देते हैं, बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। साफ है, देखिए जो लोग लग्जरी कार खरीदते हैं उनके पास में पैसा तो है ना। तो कहने का मतलब है कारें इतनी ज़्यादा बिकती हैं और टैक्स लोग बहुत कम देते हैं। तो एक ये काइंड ऑफ डेटा है, समझ गए, ये भी एक डेटा है। इस डेटा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये कैग वाले अपने किसी चीज़ को ऑडिटिंग करने के लिए। तो बिग डेटा, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं बिग डेटा का। एक डेटा ये था कि रेलवेज में कितना लोग पैसेंजर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने क्या यूज़ किया कि माइग्रेशन कितना होता है। तो इस प्रकार से जो डेटा का अच्छे से यूज़ करना, तो ये कहते हैं कि हम जो डेटा एनालिटिक्स है उसका यूज़ कर रहे हैं और हम ऑडिटिंग के लिए आने वाले टाइम में हम ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं अपने ऑफिशियल्स की आईएम के तहत में, ताकि वो यूज़ कर सकें और अच्छे से इस बिग डेटा का। और अब बात यह आती है कि कई बार देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये अपनी रिपोर्ट्स देते हैं पैक को, लेकिन पैक यानी पार्लियामेंट बाद में ये इन रिपोर्ट्स को कंसीडर नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं होती, मतलब पड़ी रहती हैं, कोई ध्यान नहीं देता इन रिपोर्ट्स पे। तो यही कहते हैं कि देखिए इनसे पूछा गया जब कितनी एक प्रकार से दिखाते हैं पर प्रॉम्प्टनेस है वो दिखाते हैं जो पीएससी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपकी रिपोर्ट्स पे डेलिब्रेशन करने में। तो ये कहते हैं वेरी करता है, असेंबली, स्टेट असेंबली टू असेंबली वेरी करता है, पार्लियामेंट में वेरी करता है। और बाद में कहते हैं कि नोटबंदी की क्या आप ऑडिटिंग करोगे? तो ये कहते हैं कि वैसे तो देखिए जो नोटबंदी है यानी नोट्स का सर्कुलेशन है वो मनी सप्लाई आरबीआई के अंदर में आता है, लेकिन हमारे देश की जीडीपी पे कितना फर्क पड़ा, फिस्कल जो है वो फिस्कल जो हमारे देश में स्ट्रेंथ है उस पर कितना नुकसान पहुंचा, या फिर अब एक और चीज़ वो मान लीजिए कि जिस प्रकार से अब ऑडिटिंग कर रहा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स वाले वो ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ा, उससे कितने जो एरर्स आए, या फिर इन सब चीज़ों की तो ऑडिटिंग हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नोटबंदी की इनडायरेक्ट ये ऑडिटिंग करने वाले हैं। अब जीएसटी में भी ये कहते हैं कि ये कैग का एक बड़ा रोल रहेगा, और एक ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस बार जो हमारे कैग ऑडिटर्स हैं वो यूएन के हेडक्वार्टर को भी ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या पहली बार ऐसा है कि हमारे जो कैग ऑडिटर्स हैं वो यूएन के हेडक्वार्टर को ऑडिट कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ अचीवमेंट है ये प्री के लिए कुछ फैक्ट्स हैं। कॉमनवेल्थ ऑडिटर जनरल कॉन्फ्रेंस इस बार इंडिया में होने वाली है 21 से 23 मार्च को।
और बाद में तो थोड़ा सा फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी को एक प्रकार से लीवरेज करने की आवश्यकता है पब्लिक ऑडिटिंग में। और ये थीम है इसकी, जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना 21 से 23 मार्च, उसकी थीम ये है लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन पब्लिक ऑडिट। और ये जो हमारे शशिकांत शर्मा है जो चेयरमैन है बीकैक के, ये यूएन बोर्ड ऑफ ऑडिटर हैं 1 जनवरी से। तो ये सिर्फ थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं प्रीलिम के लिए। और इसके बाद में मैंने थोड़े बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल के, मतलब इन्हीं से रिलेटेड है, समझ गए, मतलब ज़्यादा नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो सब डिस्कस हो गया है। लेकिन थोड़ा अगर आपको विस्तार में पढ़ना हो कि 3-4 लाइनें और डाटा एनालिटिक्स के बारे में, तो मैंने अलग से नोट्स निकाल के स्लाइड्स में ऐड कर लिए, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।